नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 12 व्याख्यान 58 में राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद 3। जैसे मैंने पहले के व्याख्यान में भी कहा था कि ये पूरे राष्ट्रीय एकात्मकता और अनुवाद 3 जो है ये 5 व्याख्यान रहेंगे। तो हमने पहले देखा था कि भारत में जो भाषाएं हैं, इसलिए हमने भाषा और द्विभाषा फिर बहुभाषाएं पर बात की। फिर अगले व्याख्यान में हमने बात किया कि किस तरह से आपको समझाया कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होती है राष्ट्र और राष्ट्रीय भावनाओं के लिए। उसके लिए उदाहरण आप देखते हुए आ रहे हैं पाश्चात्य उदाहरण के आधार पर। उसी का जो है ये आगे का व्याख्यान है। तो आगे हम फिर भारतीय पर भी देखेंगे। तो होमर, वर्जिल, ओविड और अन्य क्लासिक लेखकों के कामों को समझने योग्य बनाने के लिए सर्वोत्तम तरीके की खोज में चार्ल्स पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक घटना थी। ड्राइडन क्लासिक की नकल के विश्वास से प्रभावित होकर उन्होंने विशिष्ट लेखकों को जो उनके कामों का अनुवाद किया और उन्हें समकालीन रुचि के अनुसार परिवर्तित किया। उनके प्रयास में राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया के तहत एक स्थानीय क्लासिक कवि के पुनर्निर्माण का आधार भी था। इसके बाद डेविड ड्राइजेस के अनुसार ड्राइडन ने अंग्रेजी भाषा को मजबूत करने के लिए क्लासिक कवियों के कामों के साथ चार्ल्स के कामों का भी अनुवाद किया। उन्होंने इस भाषा को वास्तव में जीवंत करना चाहा, जो इसकी विशिष्टता के लिए आवश्यक था और इतालवी और फ्रेंच भाषाओं से परे लैटिन और ग्रीक के क्लासिक स्रोतों के प्रभाव से बाहर आने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो अनुवाद क्लासिक लिटरेचर को लेकर बात होती है वो भारत में भी है। जैसे क्लासिक लैंग्वेज हम डिक्लेयर करते हैं तो फिर क्लासिक लिटरेचर भी होता है। तो हर एक भाषा में अब तेलुगु से लेते हुए, तमिल से लेते हुए गुजराती, मराठी, हिंदी, सब जो है क्लासिक जो लिटरेचर है तो उसका अनुवाद कई भाषाओं में हो रहा है आजकल। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो है राष्ट्रीय भावना जो है मजबूत होती है। तो इन्होंने ये उसी समय किया जब उस समय जो इन्होंने एक सोसाइटी बनाई। तो रॉयल सोसाइटी जब बनाई तो फिर उसमें ये सब चीज़ें शामिल हुई। वास्तव में पुनर्जागरण पूर्व काल में आधुनिकता और क्लासिकल, स्थानीय और विदेशी के बीच बहस में ड्राइडन हमेशा एक संतुलन स्थापित करने में सफल रहे। चाहे वो क्लासिकल और ऑगस्टिन के अभ्यास में हो, उन्हें कई बार परिचित और धरती से उठने की ओर झुकाव दिखाया, जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर तर्क को दर्शाता है। इस संदर्भ में मानो बेकर और ग्रोव्रियला साल्टना का ये अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो जहां पे इस संदर्भ में मोना बेकर और ग्रोबियल साल्टना का ये अवलोकन महत्वपूर्ण है। यह अवलोकन महत्वपूर्ण है। ड्राइडन की रचनाओं में अनुवाद के अलग अलग चलनों का विन्यास है, साथ ही देशीकरण और विदेशीकरण दोनों के तत्व हैं। ये भी दिखाया गया है कि इनकी श्रेणियां कैसे बदलती हैं। उन्होंने पूर्व के अनुवादों का उपयोग किया, उन्हें पूर्ववर्ती एक्सप्रेसेस, शेक्सपियर और मिल्टन की भाषा को आत्मसात किया, खुद क्लासिकल हो गए और इस तरह अनुवाद और साहित्य दोनों के चलन और श्रृंगार को प्रभावित किया, दोनों के बीच की दीवार को और पारंगमी बना दिया। तो ये बेकर के
कथन है। इस दृष्टिकोण से वो सही मायने में उत्तर पुनर्स्थापना काल के प्रतिनिधित्व हैं, जिसके बारे में लेगियस और कजामिया ने बताया कि ये अपने पूर्ववर्ती के सापेक्ष अपना अस्तित्व निर्धारित करता है, पर अन्य सभी पहलुओं में यह भविष्य उन्मुख है, जिधर इसका झुकाव भी है। तो कजामिया जो है 1981 में कहा है। टी.एस. इलियट द्वारा पूरी समझ के साथ भी कई टिप्पणियां ड्राइडन के बारे में सैमुअल जॉनसन की टिप्पणी का समर्थन है, जिसमें जॉनसन ने ड्राइडन को अंग्रेजी आलोचना का जनक कहा है। इलियट की ये टिप्पणियां अंग्रेजी पहचान की समझ और उससे बने और अभिव्यक्ति का भी परिचायक है, इलियट कहते हैं। आलोचना में ड्राइडन के काम की महानता यह है कि वह सही समय पर साहित्य में देशी तत्व पर जोर देने की अहमियत के प्रति सचेत हो गए हैं। उन्होंने अपने नाटकों में पूर्ववर्ती रचनाओं से अधिक अंग्रेजियत रखने की चेष्टा की जाती है। तो नाटक और अनुवाद कला पर उनके निबंध अंग्रेजी नाटक और अंग्रेजी भाषा की प्रकृति को समझने का सचेत प्रयास थे। ड्राइडन द्वारा चौसर के अनुकूलन में भी देशी परंपरा पर जोर दिखाता है, ना कि वो जो कभी कभी समझा गया, यानी चौसर की भाषा और पद के लालित्य को समझने में उनकी घोर असफलता जो अचरज है में डालती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक भाषा से संबंधित और अनुवाद से संबंधित भावनाएं लोगों तक पहुंचाई गई हैं। एलिजाबेथ कालीन आलोचक अधिकतर विदेश से कुछ लेने या एडेप्ट करने के प्रति जागरूक रहे, जबकि ड्राइडन देशी तत्व के संरक्षण के प्रति सतर्क रहे। तो ये इलियट जो है, इन्होंने कहा, इनका जो कथन है 1932 में रहा। तो आगे हम इसी पर बात करेंगे कि इसीलिए सैमुअल जॉनसन का ड्राइडन के बारे में ये कथन कि अंग्रेजी भाषा उन्हें ईंट के रूप में मिली जिसे उन्होंने संगमरमर बनाया, ड्राइडन की मेधा को श्रद्धांजलि मात्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ड्राइडन के योगदान को स्पष्ट रेखांकित करता है। कहना ना होगा कि अंग्रेजी भाषा का परिपक्व होना इस प्रक्रिया का एक सबल और अभिन्न अंग रहा है। ड्राइडन ने अपने दृष्टिकोण से अंग्रेजी को जता दिया कि शेक्सपियर देश में नाट्य कविता के जनक थे। चौसर अंग्रेजी कवि के तो ड्राइडन अंग्रेजी आलोचना और गद्य के जनक बन गए हैं। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के जनक का यह अन्वेषण राष्ट्रवाद के आरंभिक चरणों का अभिन्न पहलू रहा है और ड्राइडन ने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक ऐसे प्रत्युत्व को खोज निकाला और खुद भी प्रत्युत्व हो गए। इस दृष्टिकोण से ड्राइडन कवियों, लेखकों, विचारकों, आलोचकों और अनुवादकों की लंबी सूची में शामिल एलिजाबेथ पोप, सैमुअल जॉनसन, विलियम ब्लेक, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, टेनिसन, डिनफिस, कार्लाइल आदि के पूर्ववर्ती साबित हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं से ऐसी विविध धाराओं की आलोचना की। उन्होंने दिशा दी जो इंग्लैंड के आधुनिक राष्ट्र बनाने में शामिल हुए और साथ ही अलग अलग काल में अंग्रेजी साहित्य आंदोलन के जनक बने। तो अब यहाँ पे भाषा मिली और उन साहित्यकारों की जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा को उजागर किए, लोगों तक पहुंचाए, जहाँ से एक राष्ट्र एकता की भावना उत्पन्न हुई। अब हम देखेंगे भारत में राष्ट्र निर्माण विचार और अंतर्दृष्टि। इससे पहले हम देख रहे थे कि जिसका उदाहरण के रूप में हमने लिया कि इंग्लैंड में किस तरह से जो राष्ट्रीय भावना अनुवाद के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब भारत में राष्ट्र निर्माण की विचारधारा और उसके अंतर्दृष्टि पर बात करेंगे।
कि इतिहास से सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देश अपने समाजों में प्रगति हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कई देश, विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में उपनिवेशवाद फैलने के लिए भी प्रयासरत थे। वास्तव में उपनिवेशवाद यूरोप के राष्ट्र राज्यों में राष्ट्रवाद के उभार को एक और काला पक्ष मानते हैं। ये देश एक ओर अपने समाजों में न्याय, समानता और विचार की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर इसी समय अन्य देशों में अपनी उपनिवेशीय शक्ति को व्यापार और धर्म के प्रचार के आधार पर सही ठहराते थे, जो अंततः वैज्ञानिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का निर्माण करता है। और ये श्रेष्ठता राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर लगातार बनी रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसके बीच रानी एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 को पूर्व में व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर और अनुदान प्रदान किया। कहना ना होगा कि शुरू से ही ये राष्ट्र से जुड़ा रहा, क्योंकि महारानी स्वयं कंपनी की शेयर धारक में से एक थी। अब भारत की बात हम जब कर रहे हैं तो हम 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में जो है, अब देखें कि सिर्फ भारत ही नहीं है, सारा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं किसी के, जैसे फ्रेंच हैं या डच हैं या ब्रिटिश हैं, इनके शासन काल में सब जितने कमजोर देश हो गए थे या जहां जहां ये व्यापार के लिए गए, तो वहां उन्होंने जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो कोशिश कर रहे थे कि देश, विशेष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में देशों में उपनिवेशवाद फैलने के लिए भी प्रयास कर रहे थे। तो यहां एक जो है प्रयत्न रहा कि उपनिवेश फैले। वास्तव में उपनिवेशवाद यूरोप के राष्ट्र राज्यों के राष्ट्रवाद के उभर एक, तो ये कॉन्सेप्ट ही इनका जो ये जो संकल्पना ही है जो इन्होंने लेके आए वहां से, कि उन देशों पर जहां पे वो राज कर रहे हैं वहां पे इसको फैलाएं। तो वहां जो है वो अपने, जहां पे वो वहां का जो समाज था, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां के जो विचार हैं या वहां के जो भी सामाजिक रूप है, वहां पे इसको फैलाएं अपने विचारधाराओं को। तो ये एक, जैसे ये फैल रहा है, तो ये इसको जो है उपनिवेशवाद को जो है वो एक राष्ट्रवाद के रूप में उभारने की कोशिश की। क्यों? वो वहां का जो देशी, जिस देश का, जैसे भारत है, तो भारत का जो अस्तित्व है उसको हटाना चाहते थे। तो जहां पे वो एक तरफ से तो धर्म फैला रहे हैं, एक तरफ से व्यापार को लेकर है, एक तरफ से विज्ञान को लेकर है, एक तरफ से संस्कृति को लेकर है, राजनीति को लेकर है, तो इस तरह से जो है एक दबाव बना है। अब आप देखे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो है रानी एलिजाबेथ के समय जो व्यापार के लिए जो भी प्रणाली बनाई, तो वहां भी जो है वो पूरी तरह से भारत को दबाने की कोशिश की। जहां जो राष्ट्र भावना है, वो राष्ट्र भावना जिसकी जो जिस देश में रह रहे हैं उस देश को लेकर वहां कुछ बदलाव लाने की पूरी कोशिश है कि जो प्रशासन है या जो राज्य कर रहा है वो अपने अपने हिसाब से ले जाए। 15वीं से 17वीं शताब्दी में मुख्यतः एशिया और अफ्रीका देश, विशेषकर भारत में पुर्तगालियों ने नेतृत्व में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। इसके बाद ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी। ये वास्तव में इस समय यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच श्रेष्ठता के लिए संघर्ष था। अब इन्हीं के बीच था कि ये कौन सी शक्ति जो है वो, कौन सा देश जो है वो शक्तिशाली है।
जैसे कि हमने पहले देखा, यूरोप के ये देश राष्ट्रीय मंथन के चरण में थे और आधुनिकता और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो इन राष्ट्रीय प्रयास को जारी रखने के लिए उपनिवेशी विस्तार एक महत्वपूर्ण आर्थिक और आर्थिक नीति के रूप में माना गया। यूरोप में व्यापार और वाणिज्य में एशिया और भारत की नवीनता को आत्मसात करने के बजाय अधिग्रहण की इच्छा स्पष्ट थी, जिससे यूरोपीय देशों को साम्राज्यवाद और व्यक्तिगत राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलती। अब ये ऐसी नीति है जो सबसे जो है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में आने चाहते थे। तो दबाएं किसको? जो भारत के जो भारत का जो मूल है उसको दबा दें। इस समय एक और यूरोप का हलचल और उसके प्रमुख देशों में चल रहा है। बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय योजनाएं हैं। वहीं दूसरी ओर मुगल साम्राज्य में भारतीय लोगों की तुलनीय स्थिर, शांतिपूर्ण और कुछ हद तक योजनाबद्ध जीवन शैली को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यूरोप की प्रगति की आकांक्षा ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। अब उस समय जो शासनकाल जो था वो मुगल के बाद आए अंग्रेज, तो मुगल से ही उन्होंने जो है सब चीज छीना, ज्यादातर मुगल का। बाकी जगह पे दूसरे जो थे वो साम्राज्य था। तो खासकर हम बात कर रहे हैं जो, तो अब यहां पे क्या हो रहा? अच्छा, प्रभावित हो गए क्योंकि कमजोर हैं। अब कमजोर हैं तो उनकी कोई योजनाएं हैं, कोई जीवन शैली, किसी चीज का प्रभाव देशवासियों पर नहीं है। पूरी तरह से अंग्रेजी शासन प्रभावित है भारत में। तो इस आपसी संबंध के कारण पूरे, विशेषकर इंग्लैंड आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मंच पर स्थापित हुआ, जबकि भारत एक उपनिवेशी देश के रूप में अपनी खोई हुई पहचान की खोज में लग रहा। इसका परिणाम स्वरूप उपनिवेशीय मानसिकता के महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण हुआ। अब ऐसी स्थिति से गुजरा हुआ भारत आज देखिए, तो हम अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनाए हैं। भाई इतने सालों से राज किए हम पर, तो लेकिन हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय भावना है वो हमें, हमारे देश को लेकर है, वो हमें आज भी है। हालांकि इंग्लैंड के साम्राज्य के लगातार बढ़ते इरादे ने भारत को उपनिवेशी किया, लेकिन यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में उपनिवेशीय शासन की स्थापना और रखरखाव के लिए एक बड़ा संविधान कारण भारत में राष्ट्रीय संस्कृति या राष्ट्रीय जागरूकता की कमी थी। 1857 में वे भारतीय स्वतंत्रता के पहले संघर्ष जो देर से शुरू हुआ और असफल रहा, इसके पीछे किसान, जमींदार, देश के राजे, शिक्षा, विद्वदों जैसे भारत के विभिन्न वर्गों में एकता की कमी थी। अब 1857 को हम भूल नहीं सकते, जहां हमने स्वतंत्रता के लिए हमने अपने पूरे प्रयास किए, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, लेकिन वो उसमें हम सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए? तो कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, एकता की कमी थी, राष्ट्र भावना की कमी थी। भारतीयों में एकता का अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में प्रायतः अपरिहार्य था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। राष्ट्र प्रेम का अर्थ इलाकाई या क्षेत्रीय, अधिक से अधिक प्रांत के लिए प्रेम था। ऐसे आम अभिरुचियों की कोई चेतना नहीं आई थी जो भारतीयों को एकजुट रख पाती। ये चंद्रा कह रहे हैं। तो भारतीय में एकता का अभाव भारतीय इतिहास में इस चरण में प्रायतः अपरिहार्य था। तो राष्ट्रवाद नाम से कोई अवधारणा नहीं थी भारत में। आधुनिक राष्ट्रवाद कर राष्ट्र प्रेम का अर्थ जो है वो राष्ट्रीय क्षेत्र, क्योंकि भाषा से बटे हुए थे, राज्यों से बटे हुए थे, तो कैसे आ पाएंगे?
तो वहां पे एक चेतना की जरूरत थी, एकजुट होने की जरूरत थी। लेकिन ये राष्ट्र चेतना आई और एक बहुत जटिल प्रक्रिया से आई, जिसका प्रभाव उस अवधि के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौतिक और आर्थिक विचार में दिखता है, और जो उस अवधि के अनुवाद कार्य की गति को प्रभावित करता है। उल्लेखनीय है कि यह चेतना राष्ट्र निर्माण का पहला अभिन्न आधार और अभिन्न अंग है। ये आर देसाई ने राष्ट्रवाद के विकास की इस प्रक्रिया का बारीकी से वर्णन किया है। अब यहां पे है कि जो अनुवाद की प्रक्रिया से एक गति, अब देखिए जैसे बटा हुआ, तो वहां अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जुटाएं। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, भारत के विभिन्न समुदायों और प्रांतों में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया तीव्रता और समय दोनों दृष्टिकोण से एक समान नहीं रही। यहां राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश विजय और शासन तथा उनसे उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ। क्योंकि ये विजय और नई ताकतों का प्रवेश पूरे देश में एक समय में नहीं हुआ, इसलिए राजनीति और राष्ट्र चेतना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों से भिन्न भागों और समुदायों में समरूप परिपक्वता नहीं आई। तो यहां पे कारणों पे बताया गया है कि क्या कारण रहा और उस कारण को किस तरह से जो है उस कारण से बाहर आए। अनुवाद इसका प्रमुख अंग है, जो हम राष्ट्र एकता को, राष्ट्र प्रेम को लेके आए। ऐसे में अचरज की बात नहीं है कि ऐसे में ये बात नहीं है कि संविधानवाद के माध्यम से भारत ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, स्वाधीन और संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो भी पहचान बनाई, ये बारंबार विमर्श का विषय बनता रहा कि क्या विभिन्न क्षेत्रों, भाषीय समुदाय आदि मामले में इस देश की समुच्च का समरूप पहचान थी। फिर भी एक सभ्यता जरूर जो है भारत के इस रूप में सापेक्ष एक आधुनिक राष्ट्र राज्य स्वरूप भारत की जटिलता को देखने और को उसके उत्तर पक्ष में उपलब्ध से विश्व समुदाय को चकित पाएगी। स्वाधीनता के बाद के भारत और इसके बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुदलीय प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता के सफल मंडलों के माध्यम से अनेकता में एकता के दर्शन को जिस तरह साकार किया गया, उसे विशेषकर एशिया और अफ्रीका के नवोदय राष्ट्रीय राज्य समान और सराहनीय की दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन इन सब बाधाओं से हम आगे आकर, जहां पे देखिए अगर 1857 की लड़ाई में हम पराजित नहीं होते तो फिर हम एक रूप से नहीं आगे की लड़ाई लड़ पाते। और दूसरी बात है कि हमारे समुदाय की कमियों को, जो बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक समुदाय है, तो वहां जो है हम प्रांत को लेकर और धर्मनिरपेक्ष को लेकर अनेकता में एकता के दर्शन में जिस तरह से एक प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, जहां हम राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न किए हैं, ये सराहनीय है। तो यहां आपने देखा कि किस तरह से एक राष्ट्र प्रेम भारत में उभर आया है। आगे कुछ अनुवाद अभ्यास के लिए विषय है, तो यह है कि इसका आप अभ्यास करेंगे जैसे मूल। Indeed, the problem of terminology is not presenting itself to the Indian languages for the first time. Every writer who wanted to break away from the previous tradition of writing in Sanskrit in form of language of the masses has resorted to the borrowing rather than building up language. Indeed, it is nothing derogatory for a
language to borrow terms and expressions, and it is the most natural thing to do when terms and expressions have to be brought in not merely as additional vocables but as words trailing a certain context of meanings associated by usage with them. अनुवाद वास्तव में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भारतीय भाषाओं के सम्मुख प्रथम बार उपस्थित नहीं हो रही है। जनभाषा के पक्ष में संस्कृत में लिखने की प्राचीन परिपाटी को छोड़ने को तैयार हुए प्रत्येक लेखक ने भाषा निर्माण के स्थान पर शब्दों को उधार लेकर अपना काम चलाया। वस्तुतः शब्द और शब्द समूह को उधार लेने में किसी भाषा का अपमान नहीं होता, और ऐसा उस समय नितांत स्वाभाविक है जब शब्दों और शब्द समूहों को केवल शब्द भंडार बढ़ाने के लिए नहीं, वरन परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उससे अर्थ के व्यंजन द्वारा मानते हुए ग्रहण करना होता है। तो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, ये पद नाम है, इसको भी मैंने जोड़ा है क्योंकि ये छूट गया है बहुत जगह पर, तो इसका भी अभ्यास आपको चाहिए। जैसे एयरफोर्स स्टेशन, वायु सेना केंद्र, एयर गनर, हवाई तोपची, एयर हेडक्वार्टर्स, वायुसेना मुख्यालय, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, हवाई आसूचना इक्का, एयर मेल इंस्पेक्टर, हवाई डाक निरीक्षक, एयर मार्शल को एयर मार्शल ही कह रहे हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर ऑफिसर इंचार्ज, एयर अफसर इंचार्ज, एयर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, विशेष ड्यूटी पर वायु अफसर, एयर सर्वे ड्राफ्टमैन, हवाई सर्वेक्षण नक्शानविस, एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ऑफिसर, हवाई परिवहन संपर्क अफसर, एयर वाइस मार्शल, एयर कंडीशनिंग सुपरवाइजर, वातानुकूल पर्यवेक्षक, एयरक्राफ्ट एग्जामिनर, वायुयान परीक्षक, एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर, वायुयान निरीक्षक, एयरमैन, वायु सैनी एयरमैन, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, अलिनेशन ऑफिसर, अन्य संक्रमण कार्यालय, अलिनेशन ऑफिस, अन्य संक्रमण कार्यालय, ऑल डेज मिल्क स्टॉल मैनेजर, पूर्ण दिवसीय दुग्ध केंद्र प्रबंधक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन, अखिल भारतीय भौतिक औषध एवं पुनर्वास संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग, अखिल भारतीय वाक्य एवं श्रवण संस्थान, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय समाचार संपादक सम्मेलन, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्विस कमेटी, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सेवा समिति, अलॉटमेंट ऑफिसर आवंटन अधिकारी, अलॉटमेंट सुपरवाइजर आवंटन पर्यवेक्षक, एम्बेसडर राजदूत, एम्बुलेंस ड्राइवर रोगी गाड़ी चालक, एम्बुलेंस ड्राइवर, एमिनिटी क्लर्क सुख सुविधा लिपिक, एनेस्थेटिक्स के लिए एनेस्थेटिक्स संज्ञाहरण विज्ञानी, एनालिस्ट के लिए विश्लेषक, एनालिस्ट जूनियर कनिष्ठ विश्लेषक, एनालिस्ट सीनियर वरिष्ठ विश्लेषक, असिस्टेंट एनालिटिकल असिस्टेंट विश्लेषण सहायक। तो संदर्भ पुस्तक गृह देवानी प्रकाशन, इसमें जो है अनुवाद और भारतीय भाषाएं MTT 14 इग्नू
पृष्ठ संख्या 115 से 136। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रदीप भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमि कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित अन्य प्रकाशन। हिंदी में सरकारी कामकाज, ये बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग ऑन ऑफिस प्रोसीजर इन हिंदी, राम विनायक सिंह से ये प्रकाशित है और इसकी पृष्ठ संख्या है 188 से 190। 188 190 पृष्ठ लिए गए हैं। विकिपीडिया में डिक्शनरी, शासकीय विभाग व पदनाम, विक्शनरी। विकिपीडिया से विक्शनरी, शासकीय विभाग व पदनाम, विक्शनरी से शब्दावली ली गई है और भी शब्दावली वेबसाइट से ली गई है। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। इन सब से चीज़ों को जोड़ा गया है, संदर्भ के रूप में लिया गया है इस व्याख्यान को आपको समझाने के लिए, और इसको अच्छी तरह से आप समझें, इसका प्रयास किया गया है। ये सब संदर्भित है, इनके माध्यम से ही आपको समझाया गया है। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।